नमस्कार दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट लग्जरियस शिप अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एक्टर से लेकर इमिग्रेंट जो अमेरिका जा रहे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभालते हैं 60 ईयर के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लेंथ की और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी वो दिल दहलाने वाली है। उस जमाने में जहाज को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की डेकोरेशन और फैसिलिटी किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत से सेफ्टी फीचर का यूज किया था टाइटैनिक को बनाने में। इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। स्टारलाइन कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक शिप को बनाया था। ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। इस समुद्र में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है जो खतरा हो सकती थी इस जहाज के लिए। इस 14 अप्रैल की रात को चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून की कोई मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी उस रात। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफी हाइट पर होता है। लुक आउट पॉइंट कह सकते हैं इसे। यहाँ पर किसी को बिठाया जाता है हमेशा, ताकि अगर कुछ सामने आ रहा है जहाज के तो वो नजर रख सके। रात के ठीक 11:40 को फ्रेडरिक प्लेट नाम का आदमी इस क्रूज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक अपने सामने देखता है बड़ा सा बर्फ का पहाड़। जल्दी से 3 बार बेल बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर फोन करता है ऑफिसर्स को। ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे हैं। इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:41 को जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकराता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 into 400 फीट था और हाइट में एक क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक का टकराव शिप के राइट साइड पर हुआ था, नियर द बो यानी जहाज के सामने वाले एरिया पर। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी पर छोटे छोटे होल्स भी आ गए। कोलिजन के कुछ ही सेकंड बाद शिप के कैप्टन स्मिथ एंड आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू तुरंत पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची इस टक्कर में। तब इनको रियलाइज हुआ कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हुए थे पानी से। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स का मतलब था कि अब इस जहाज को डूबना था। इसे डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो हमारे सिग्नल को शायद पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे थे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 20 मिनट बाद आरएमएस कार्पेथिया जो जहाज टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास तो था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चल के आता टाइटैनिक की ओर, तब भी इसको 3.5 घंटे लगते। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते स्काई में इस उम्मीद में कि आसपास कोई शिप मौजूद होगी तो वो ध्यान देगी हमारी तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली कार्पेथिया के अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर को अब इवैक्यूएट किया जाए शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। पैसेंजर को पहले ये बात रियलाइज ही नहीं हो रही थी। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे अब पैसेंजर ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअल में ये जहाज डूब सकता है। और पैसेंजर को जब रियलाइज हुआ तब जबरदस्त केओस हुआ लोगों में। लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में कि जहाज का जो बो था वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से पीछे वाला हिस्सा वो पानी के बाहर आ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ कि पूरी तरह हड़बड़ी मच गई जहाज में। लोग लड़ने लगे एक दूसरे के साथ लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे। इस पर अप्रोक्सीमेटली 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के आसपास लोग थे। रात के 2:05 को आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे।
आई विटनेसेस के अनुसार जहाज करीब 2:20 को दो टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी में डूबता गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर जाने में, और जो 1500 लोग थे जहाज में वो पानी में डूब गए। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि अंत तक जहाज में ही बने रहे थे और जहाज के साथ डूब गए। आरएमएस कार्पेथिया जहाज लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 पौने 4 के बीच, करीब 1 घंटे लेट। लेकिन जो लाइफ बोट पर निकले लोग वो करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा सका। एक और जहाज था जो कि टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर वो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाने। उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग वार्निंग का एसएस कैलिफोर्नियन की तरफ से आया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात को रुक गया था और इन्होंने रेडियो ऑफ करा था। यही रीजन था कि डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाई इस जहाज को। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर मौजूद थे टाइटैनिक के डेक पर वो हॉरिजन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। उस रात कैलिफोर्नियन के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट को सीरियसली लिया होता तो शायद और लोगों की जान बच पाती। बाद में इस टाइटैनिक जहाज को ढूंढने में 70 ईयर से भी ज्यादा का समय लगा। समुद्र के नीचे 3.8 किलोमीटर इसके रेकेज पाई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के और ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर थे। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनर क्लियो पाल्मर ने टाइटैनिक 2 बनाने का प्लान किया था और वो सेम रूट पर चलेगा ऐसा कहा था, पर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं इसमें बैठने का। एक्चुअल में इसे कोई यूज नहीं करना चाहेगा।